चलिए 1757 से 1758 की कहानी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रथम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो में मैंने बताया है, जिसमें आपको बता दें कि 1765 यानी कि 65 तक बताया गया था, जिसमें हमने अपने बताया था आंग्ल युद्ध और आंग्ल बनाम मैसूर युद्ध, जिसमें आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब हो गया कर्नाटक, यानी कि हैदर अली बनाम अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था। और आंग्ल युद्ध आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था, वो 4 युद्ध हुआ था। एक 1767 से 1769 के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1780 से 1784, जिसमें हैदर अली लड़ा था, यानी कि हैदर अली 2 लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद से उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा टीपू सुल्तान था, वो लड़ा था आपका 1790 से 1792 के बीच में। फिर उसके बाद से चतुर्थ हुआ था 1799, जिसमें उसकी हार हो गई और मैसूर यानी कर्नाटक को अंग्रेज के शासन व्यवस्था में मिला लिया गया। यहाँ तक पढ़ाई हुई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो है आपका 1772 यानी कि अंग्रेज की जो शासन काल है वो हमको पढ़ना था, लेकिन बीच में जो कहानी आपका मैसूर और आंग्ल वाला था उसको मैंने पूरा आपको पार्ट 3 वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अब 1772 में आपको बता दें, 1772 में आपको अंग्रेज के तरफ से यानी कि आपका ब्रिटेन के तरफ से वारेन हेस्टिंग को भेजा गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग को भेजा गया। इसके पीछे भेजने की क्या मानसा थी आपको बता दें कि अगर प्रथम वीडियो आप देखे होंगे तो आपको शायद याद होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख लेंगे, अन्यथा थोड़ा सा बता देते हैं। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के साथ है ना धोखे से युद्ध जीत जाता है। अब धोखे कैसे होता है, तो सिराजुद्दौला का जो है सेनापति मीर जाफर होता है, वो मीर जाफर थोड़ा धोखेबाजी कर देता है शासन और राजा बनने के चक्कर में, और 300 सिपाही लेकर आता है वारेन रॉबर्ट क्लाइव और क्या करता है, सिराजुद्दौला के ऊपर हमला करता है धोखेबाजी से और वो विजय हासिल कर लेता है। और विजय हासिल कर लेता है तो अपनी शान बान बनाने के लिए क्या करता है कि वहाँ के जनता में किसी प्रकार का उथल पुथल ना हो तो मीर जाफर को ही राजा बना देता है। और जब राजा बना देता है तो 1760 में फिर उसे राजा गद्दी से हटा भी दिया जाता है। उसके बाद मीर कासिम को राजा बनाया जाता है, लेकिन मीर कासिम जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कार्य करने लगता है, फिर उसको वहां से भी हटा दिया जाता है। जिसे मीर कासिम की बात करें तो मीर कासिम जो है ये ठान लेता है कि मुझे यहाँ ब्रिटिश सरकार की जो शासन जो ये लोग अपना बनाना चाहते हैं इसको मुझे खत्म करना है, जिसके लेकर 1764 में बक्सर का युद्ध करता है। और बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि वहां से भी क्या होता है कि उसकी हार हो जाती है। और 1764 जो बक्सर के युद्ध होती है उसमें सिराजुद्दौला कह रहे हैं आपका मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों शासन की क्या होती है, तीनों राजाओं की क्या होती है, हार हो जाती है। और उस समय जो शासक जो आया रहता है, उसे सेनापति जो आया रहता है वो आया रहता है हेक्टर मुनरो। आपको बता दें कि प्लासी के युद्ध में आपका रॉबर्ट क्लाइव था और 1764 में जो युद्ध हुआ उसमें था हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो को ये लगा कि भाई हम पहले बंगाल को देख रहे थे, अब हमें बिहार मिल गया, उड़ीसा मिल गया, ये सब जगह हमें ऐसे दिल्ली मिल गया, जिसकी वजह से लगा कि भारत पे शासन करना काफ़ी आसान है। और उस शासन को नियंत्रण करने के लिए वारेन हेस्टिंग को बंगाल में भेजा गया था। ये कहानी थी, समझ रहे हैं ना। तो वारेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आए, प्रथम गवर्नर जनरल बन के आए। याद रखिएगा, भारत का नहीं। अगर कोई बोलता है भारत की वारेन हेस्टिंग बन के आए थे, नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि भारत का वो जो उपराज्यपाल थे बने थे पहले, ठीक है, उपराज्यपाल बने थे, लेकिन ये जो है वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के प्रथम है ना गवर्नर जनरल, ठीक है। जिन 1772 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। अब इनके कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है ये जानिए। रेगुलेट मतलब होता है चलाना, एक्ट का मतलब हो गया कानून। मतलब अब भारत के कुछ ऐसे राज्य, कुछ ऐसे शासनकाल जो थे वो अंग्रेज के अधीन आ गए थे। अब अंग्रेज चाहते थे कि भाई अब बंगाल पूरे भारत को नियंत्रण करना है तो उसके लिए कुछ कानून होना चाहिए, और कानून होगा तो ही तो उस शासन व्यवस्था पे हम अपना आसानी से कायम रख सकते हैं। तो जिसे रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, रेगुलेट का मतलब है चलाना,
और एक्ट मतलब कुछ कानून जो है उसके नियम कानून है। इन 1773 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लेके आ गया, जिसमें भारत में शासन व्यवस्था कायम किया जा सके, कुछ नियम कानून बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद से 1774 की बात करें, 1774 में ही वारेन हेस्टिंग कलकत्ता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि बंगाल में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसने किया? वारेन हेस्टिंग किया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है पहली बार जो हुई थी वो हमारे बंगाल में 1774 वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और इसका प्रथम जो जज रहे, प्रथम जज इलीजा इम्पे को चुना गया। ठीक है, अब सवाल पूछा जाता है कि प्रथम जज कौन थे? तो इलीजा इम्पे। ठीक है, अब इलीजा इम्पे की बात आपको बता रहे हैं, इलीजा इम्पे कर रहे हैं, वारेन हेस्टिंग की बात बता रहे हैं। वारेन हेस्टिंग इतना काम किया कि ब्रिटिश संसद को ये लगा कि भाई ये बंगाल में कुछ अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, और इतना अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर ब्रिटिश संसद ने इनके ऊपर महाभियोग लगा दिया। और महाभियोग की बात करें आपको तो 1787 से 1795 के बीच में महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग का मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाए जा सकते हैं। वो भी कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। और महाभियोग की बात करें कि उनका एक अधिकार दिया था 14 दिन का, और 14 दिन के अंडर में, है ना, उनको 14 दिन पहले उनको ये खबर दी जाएगी कि आपको इस पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले, जिसे महाभियोग इसे बोलते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जाते हैं। और ये वारेन हेस्टिंग के ऊपर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग लगाए जाते हैं, और महाभियोग लगाने के बाद से फिर इसे हटा भी दिए जाते हैं, लेकिन लंबा प्रक्रिया चलता है। उसके बाद से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1787 से 1795 के बीच में इनके वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, फिर इनको वापस महाभियोग हटा भी दिया गया। ठीक है, उसके बाद से 1784 में पीड्स इंडिया एक्ट आया, पीड्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पीड्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पीड्स इंडिया एक्ट की बात करें, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी जो है, पीड्स इंडिया एक्ट की बात करें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि ये इसका जन्मदाता जो रहे उसका नाम था जॉन विलियम। ठीक है, जॉन विलियम। इन 1784 में पीड्स इंडिया एक्ट आया था, और पीड्स इंडिया एक्ट और उसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, है ना, जन्मदाता के रूप में माना गया है आपका जॉन विलियम। जॉन विलियम की बात करें, अब आपको बताते हैं 1786 में आपके आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके ये रहेंगे आपका 1786 से लेके और 1793 के बीच में ये रहेंगे, जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के बीच में ये भारत में रहेंगे, यानी बंगाल में रहेंगे, और ये जनरल के पद पर आए थे। क्या बन के आए थे जी? जनरल, है ना, बनकर, है ना, बंगाल में आए थे। देखिए, जितने भी हमारे अधिकारी यानी ब्रिटिश संसद के तरफ से जो अधिकारी आए थे सभी लोग बंगाल में ही, क्योंकि सारा हेडक्वार्टर उनका बंगाल में ही था, सारा रेगुलेटिंग सिस्टम जो लगा हुआ था सारा वो लोग का बंगाल ही में था। तो वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 में भारत में आए, यानी बंगाल में आए, और आने के बाद से 1786 में जब आए तो 1786 की बात करें आपका 1789 में दास प्रथा पर रोक लगा दिए।
दास व्यापार होता है ना, दास प्रथा, आपको एक बताएंगे आगे चल के 1840 में, ठीक है। तो 1789 में की बात करें, इसमें दास व्यापार जो है ना, ये दास व्यापार है। और जो आपको आगे पढ़ाएंगे हम 1840 में, वो दास प्रथा है, ठीक है। क्या है जी? दास प्रथा, याद रखिएगा। जो 1840 के समय, हम उस समय जब 1757 से 1857 के बीच में जो चल रहा है, उस समय की आपकी घटना बताइए, यानी कि 100 साल का इतिहास हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। 100 साल में आपको बता दें फिर से कि यूट्यूब हमारे टॉप 10 क्लासेस के चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से, या फेसबुक टॉप 10 क्लासेस गोपालगंज जो पेज जो है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से भी सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें 1757 से लेकर 1857 की जो कहानी है, जिसमें अभी तक 3 वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उसमें आपका ये चौथा वीडियो जो आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अब 1789 की बात, दास व्यापार पर रोक लगा दी, दास व्यापार पर रोक। अब दास व्यापार समझते हो? दास व्यापार जो होता है, जिसमें क्या करते थे कि लोग व्यापार, नौकरों को भी बेचा जाता था, ठीक है। इनका भी एक मार्केट जैसा होता था, और इस पर क्या करते थे? व्यापार करते थे, कभी इतना बेच दिए, कभी उतना बेच दिए, ये सब। तो इसको अभी क्या किया इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कर दिया, इसको रोक लगा दिया। उसके बाद से 1789 की बात करें तो 1789 में ही आपका इसे पुलिस का जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक है। पुलिस का जन्मदाता, सवाल पूछे जाते हैं कि पुलिस का जन्मदाता कौन है ना। पुलिस का जन्मदाता कौन है? वही आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अब कितना सोचते हैं कि सर इसके पहले सिपाही नहीं थे क्या, सैनिक नहीं थे क्या? सैनिक थे, सिपाही थे, लेकिन स्पेशलिस्ट जो होता है कुछ सालों के लिए जो होता है, 10-60 साल, जैसे 60 साल के लिए सर्विस होता है, वो इस रूप से क्या होता था कि वैसे किसी प्रकार की कोई सेना नहीं, सिपाही नहीं था। इसीलिए यहाँ से आपका पुलिस का ये जन्मदाता, इन्होंने पुलिस बहाल कर दिया कि भाई पुलिस अब रखा जाएगा, उसकी कुछ सैलरी जो होगा उसको दिया जाएगा इस अनुसार से, ठीक है। 1789, 1793 में आपका अस्थाई बंदोबस्त लेके आए, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त का मतलब ये जो है भूमि से संबंधित था। किससे संबंधित था जी? भूमि से संबंधित था, ठीक है। स्थाई बंदोबस्त जो था 1793 में भूमि से संबंधित था, और ये किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक जुल्म था। अब किसानों के ऊपर जुल्म यह था कि आपको बता दें कि ये उसमें ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, हर एक गाँव में एक, है ना, एक बड़ा जो व्यक्ति होता था, जमींदार होता था, उसको ये अधिकार दे दिए थे कि गांव टोले मोहल्ले में जितने लोग को खेती करते हैं उस सबका लगान वसूलोगे और मुझे दोगे, कुछ अपने लिए रख लोगे, उसके बाद से जो होगा वो मुझे दोगे। अब उसमें किसान जो जमींदार होता था वो अपना मनमानी लेता था। कहने का मतलब है कि मान लो अगर वो 2 केजी बोला होगा तो जमींदार क्या करता था, किसानों के ऊपर जबरदस्ती लेता था, 5 केजी 10 केजी ऐसे लेता था। अब किसान जो है अपनी दुख किसे बताए? तो ये जो था स्थायी बंदोबस्ती था, जिसमें जमीन को जमींदार किसान को मालिक ना बनाकर जमींदार को मालिक बना दिया गया था, ठीक है। जमींदार को मालिक बना दिया गया, याद रखिएगा, जमींदार को मालिक। तो ये आपका अस्थाई बंदोबस्त था, जो कि आगे चल के आपको रैयत प्रथा जो आएगा वो हटा दिया जाएगा, जिसमें किसान स्पेशल मालिक हो जाएंगे, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। यानी कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त आया, और स्थायी बंदोबस्त जो जमीनों से यानी किसानों से संबंधित था, जिसमें किसान अपने जमीन के खुद मालिक नहीं होते थे, बल्कि जमींदार अपने मनमानी तरीके से खेती कराते थे, अपने मनमानी तरीके से लगान लेते थे और सरकार को देते थे, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा किसानों की परेशानी होती थी, ठीक है। यानी कि 1793 यानी 1786 से लेकर 1793 के बीच में यह रहे, और 1793 के बीच में ये भारत से गए भी नहीं। ये अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के पहला ऐसे अधिकारी हैं जिनकी मृत्यु भारत में ही हुई थी, जिनका समाधि आपका गाजीपुर में है, ठीक है, गाजीपुर में, यानी इनकी मृत्यु जो है भारत में ही हुआ है, गाजीपुर में, ठीक है। इनका समाधि स्थल बना है गाजीपुर में, ठीक है। सवाल पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश सरकार की कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और इनकी मृत्यु 1793 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1793 में। ये भारत से गए भी नहीं, है कि नहीं। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आया था, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। ये जो आपका सहायक संधि की
है ना, सहायक संधि किया यानी कि हैदराबाद, है ना, सहायक संधि जिसे बोलते हैं आपका हैदराबाद सहायक संधि, है ना, हैदराबाद, यानी इसको मिटा देते हैं। लॉर्ड वेलेजली को, है ना, बंगाल का शेर भी कहा जाता है, ठीक है, और यही आपका हैदराबाद के जन्मदाता भी है, बंगाल का शेर और इसे हैदराबाद का जन्मदाता, ठीक है। आपको बता दें कि लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत में आया। इसके पहले गवर्नर जनरल कितने निकल के गए बताओ तो, इसके पहले कितने गवर्नर जनरल हैं जो कि यहाँ से चले गए? पहला वारिंग हेस्टिंग, बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा आपका लॉर्ड वेलेजली, है ना। ये जो आपको बात कर रहे हैं कि सवाल पूछा था कि बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल को कहा गया, तो लॉर्ड वेलेजली को कहा गया, जो कि सहायक संधि की थी हैदराबाद को, इसे हैदराबाद का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। और 1801 में, है ना, लॉर्ड आपका 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना किया था, ठीक है। 1801 में, वो भी लिख देता है, 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज, 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किए थे? कलकत्ता में। आप आज जाइएगा कलकत्ता में तो देखिएगा कि कलकत्ता में ही सभी गवर्नर जनरल आए थे। वहाँ पे बहुत बड़ा एक विक्टोरिया महल बना हुआ, बहुत बड़ा, ठीक है। और जो है कलकत्ता में ही आपका फोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है।